देखो, जो आज का टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। किसके लिए? बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए, या जो ई ऑनर्स कर रहे हैं फॉर बिजनेस एंड बिजनेस मैथ्स के लिए। इस टॉपिक में ये बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब छोटा टॉपिक होता है। और ये इसमें क्या एक एडवांटेज होता है कि क्वेश्चंस भी छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत लेंथी टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है और कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास 11th-12th में मतलब मैथमेटिक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसका मैंने एक वन शॉट बना रखा है, इंटीग्रल्स फॉर द बिजनेस मैथ्स। ठीक है, तो उनको आप जाके देख सकते हो, तो वहां से आपका क्लियर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास 11th-12th मैथ्स है तो आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो। जहां जहां आप स्टक होते हो वहां वहां आप पीछे दूसरे वीडियोज में जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कितने पार्ट आते हैं? पहले तो एक बात बता दूं, बीबीए में पिछली बार भी 22-23 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आया था। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कितने पार्ट हैं? तो 6-7 पार्ट हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालना, टाइप मतलब पॉसिबिलिटीज कितने हैं। दूसरा है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू निकालना। तीसरा है हमारा एमआर एंड एमसी से एमसी से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट निकालना। और जो हमारा एमआर एंड एमसी से मैक्सिमम प्रॉफिट का आउटपुट निकालना, इसके बाद है हमारा इलास्टिसिटी से, कहां से? इलास्टिसिटी से डिमांड निकालना, पी निकालना। ठीक है जी, डिमांड लॉ मतलब पी निकालो, या इसका मतलब इसको क्या लिखोगे? डिमांड लॉ निकालना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर एक इंपॉर्टेंट है लेकिन एक ना इसमें से टॉपिक से आता रहता है, इसको बोलते हैं सीएस और पीएस। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। और एक हमारे पास ये है लर्निंग कर्व, और टाइम के बेस में लेबर डेज, इस सब को निकालने का। तो ये पार्ट है, इनके कम आते हैं। जो ज्यादा इन वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब जो ज्यादा आने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है, ये है, ये है। इलास्टिसिटी से भी थोड़ा सा कम ही आता है, सीएस एंड पीएस से आता है। तो ये टॉपिक है। वैसे इनमें बहुत सिमिलरिटी है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग डिफरेंट दिखेगा, सब में इंटीग्रेट करना है। देखो, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। तो अगर कोई चीज डिफरेंशिएट करके आया हुआ है तो उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा। जैसे हमें पता है एमसी का, हमें क्या पता है कि अगर जैसे स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला और दूसरा को एक साथ करेंगे। एमसी दे रखा गया है, एमसी टू सी निकालना है। तो एमसी किसके बराबर होता है? वर्किंग रूल देखो, एमसी होता है डीसी बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये एमसी होता है आपके पास, ये दे रखा गया आपका। तो अगर आपको डीसी निकालना है तो डीसी हो जाएगा एमसी डीएक्स, और अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो उधर सी आ जाता है, इधर एमसी डीएक्स ये आ जाता है, प्लस के आ जाता है। अगर लिमिट नहीं दिया हुआ तो ऐसे करके निकाल लोगे। ऐसे ही सेम, मतलब ये वर्किंग रूल है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, ये हमारा वर्किंग रूल है जिसपे आपको काम करना है। ऐसे अगर मान लो आपको एमआर से आर दे रखा गया, मार्जिनल रेवेन्यू से आर कैलकुलेट करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डीआर बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आर होता है, आपको पता है। और अगर आपको डीआर लिखोगे तो एम आर डी एक्स आ जाएगा। और अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो कैसे निकालोगे? डीआर इज इक्वल टू एम आर डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे फटाफट, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? आर इज इक्वल टू एम आर का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अगर इसमें जो के निकालने की वैल्यू है, के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन दिया गया होता है, कुछ भी कंडीशन दे रखा गया होगा, मतलब कॉस्ट के लिए, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट। ऐसे या कोई और भी एडिशनल कंडीशन दे सकते हैं यहां पे। अभी एग्जांपल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या है? रेवेन्यू में आपको पता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो रेवेन्यू 0 होता है। ये कुछ ना दिया हो
तो ये कंडीशंस लगा लो, कोई और कंडीशन दिया हो तो इसको निकाल के हम लोग के निकाल लेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चंस लेके कराता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले रहा हूं, मेरे पास एक पेपर है, ये आ रखा है बीबीए का पेपर है मेरे पास, ये है लास्ट ईयर का है, मतलब 22-23 का पेपर है, ठीक है ना। ये है हमारा बीबीए 202223 है, सॉरी 2324 है, ये जीजीएस आईपीयू का है। ये क्वेश्चन क्या दे रखा गया है, देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एमआर दे रखा गया आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन बाय 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या दे रखा गया है, एमआर इज इक्वल टू गिवन है, ये 6 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चन। एमआर दे रखा गया है, एमआर दे रखा गया हमारे पास 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड डिमांड फंक्शन, टोटल रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू, 3-4 चीज निकालना है। फाइंड डिमांड फंक्शन, मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्स रेवेन्यू, और क्या निकालना है, एंड टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल एंड मैक्स रेवेन्यू, ये 3 चीज निकालने, एक साथ ही क्लब कर लिया 2 पार्ट को। अब देखो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, स्टार्ट करते हैं। देखो आपको रेवेन्यू निकालना है सबसे पहले, बिना रेवेन्यू के तो काम होगा नहीं। तो अगर आप सॉल्यूशंस की बात करते हो तो सबसे पहले तो आप रेवेन्यू निकालोगे कैसे, तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, एमआर को आर से एमआर गए थे, डिफरेंशिएट किया था, तो अब एमआर से आर जाना है तो इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेट करोगे, अब 15 माइनस 2x माइनस, आई थिंक ये एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, फोटोकॉपी है मेरे पास पेपर का, तो मेरे को तो एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है, बट अगर एक्स क्यूब होगा तो फिर एक्स क्यूब के हिसाब से कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही टाइप का फंडा है। अब क्या है, जैसे आर आ गया आपके पास तो इसको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेशंस के लिए वैसे तो रूल पहले बता रखा है, बट एक बार क्विक से रिकैप करा देता हूं। एक्स एंड डीएक्स अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो इंटीग्रेशन 1 शॉट की वीडियो पे चले जाना, ये सी आता है। दूसरा क्या होता है, कभी कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाता है, और कांस्टेंट इंटू एक्सएन आ जाता है तो कांस्टेंट इंटू क्या कर लेते हो, एक्सएन का अलग इंटीग्रेट कर लेते हो, ई रेज टू पावर ax का आ जाता है तो ई रेज टू पावर ax बाई ए आ जाता है, या x का ही लिख लोगे या log का भी कर लोगे, तो वो इंटीग्रेशन वाले मेथड में जाके देख लेना। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, 15 का करोगे तो 15 कांस्टेंट इंटू, अगर कभी हो तो कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाता है, तो 15 में 15x आ जाएगा, 2 x का पावर 1 है, यहां पे लगाओगे 1 प्लस 1/2। उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास मैथ्स नहीं होता है या थोड़ा मैथ्स में कॉन्फिडेंस कम होता है, उनके लिए करके दिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3, और जब ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा तो एक कांस्टेंट लिख लेना रेवेन्यू का। अब ये आ गया और इसमें कोई अलग कंडीशन नहीं दे रखा गया, तो रेवेन्यू के लिए एक डिफॉल्ट कंडीशन होता है इस के को निकालने के लिए। क्या डिफॉल्ट कंडीशन होता है, ये होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करोगे या बेचोगे नहीं तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू 0, तो यहां से आप रखो 0 इज इक्वल टू ये सब 15 इंटू एक्स का 0, 0 0 करते चले जाओ हर जगह, 0 प्लस के, तो यहां से आपके पास के की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो के की वैल्यू रख लोगे तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू का फॉर्मूला आ जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x³/3, तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, बिकॉज के की जगह 0 रखोगे तो यही आएगा। तो एक तो आपका जो पार्ट था कि टोटल रेवेन्यू निकालो, तो वो निकल गया जी, पहला पॉइंट क्लियर है हमारे पास, ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। टोटल रेवेन्यू के बाद आपको 2 चीज निकालना है, एक तो डिमांड लॉ निकालना है और एक मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है।
तो एक बार नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमारे पास ये रेवेन्यू था 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यही है हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू। तो अगर आपको यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अगर आपको डिमांड निकालना है तो आपको पता है व्हाट वी नो दैट रेवेन्यू इज इक्वल टू पी एक्स, तो पी की वैल्यू निकालनी, तो पी की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकाल लोगे, पी एक्स इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। अब यहां से p निकालना है तो x से डिवाइड कर लोगे तो 15 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो ये आपको इस लॉ को, इस इक्वेशन को हम लोग डिमांड लॉ बोलते हैं। और ये p क्या होता है, प्राइस पर यूनिट आइटम होता है, और x इज क्वांटिटी डिमांडेड होता है। तो ये दूसरा पार्ट आ गया। एक पार्ट और इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, क्या पार्ट आ सकता है, जैसे रेवेन्यू का पार्ट आ गया, ऐसे ही आपसे दूसरा पार्ट एक और पूछ रहे हैं कि बताओ मैक्सिमम रेवेन्यू। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए फिर आप डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगेन आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाकर के, जिसका मैंने एप्लीकेशन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में करा है, वहां पे आप देख सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डी आर बाई डी एक्स निकालो, पहला स्टेप मैक्सिमम मिनिमा का। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। इनफैक्ट ये वही होता है, एमआर होता है, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, एमआर भी चाहो तो कॉपी कर सकते हो। स्टेप 2 में ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x माइनस 15। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ध्यान से देख लेना, और यहां से सॉल्व और करते रहोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ये आ जाएगा x प्लस 5, और ये स्प्लिट करोगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 3। माइनस 5 तो होगा नहीं, बिकॉज आउटपुट विल नेवर बी नेगेटिव, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन के आ जाता है। उसके बाद अगला स्टेप है, स्टेप 3 में आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करोगे तो d2r बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारा 15 का 0 माइनस 2x का 1 माइनस 2x आ जाएगा। और यहां पे अब क्या रखोगे, वैल्यू रख लोगे, तो d2r बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू 3 आया था, रख लो, 5 रखने की जरूरत ही नहीं और लेंदी काम होगा, ये निकाल देना, नॉट फिजिबल। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 8 लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था हमारा, पी पे रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होगा। लेकिन एक पार्ट रह गया है, क्या, आपको मैक्सिमम रेवेन्यू निकालनी है। तो अगर अब आप यहां से अगर आपको मैक्स रेवेन्यू निकालनी है, फॉर मैक्स रेवेन्यू क्या, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसका नाम ले लेते, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लो तो रेवेन्यू एट 3 जो आएगा, मतलब 3 यूनिट रखने पे जो भी रेवेन्यू आएगी वो लिख लेना, 15 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 27 बाई 3। तो ये सॉल्व करके 45 माइनस 9 तो 36 माइनस 9, तो 36 माइनस 9 करोगे तो 27 आ जाएगी। तो ये आपकी मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगी, तो यहां से कर पाओगे। तो आई थिंक पॉइंट क्लियर है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन ही रिसेंट में एग्जाम में आए हुए, कहीं भी आपको या तो एमआर से आर निकालने के लिए देंगे या पी निकालने के लिए देंगे या मैक्सिमम रेवेन्यू देंगे, तो इसको क्या करते हैं ना, केवल क्लब कर देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाले पार्ट से भी क्लब कर लेते हैं, तो आप इसको सीधा सीधा करके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये हमने रेवेन्यू से, मतलब एमआर से हमने क्या किया, देखो ये कौन सा टाइप आ गया, ये टाइप आ गया जब हमें सेकेंड टाइप आ गया, क्या, एमआर से आर निकालना है। एक तरह से इसके एक्सटेंशन में जो भी आएगा वो है। अब ना हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें एमसी से सी निकालना है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं जो कभी प्रीवियस ईयर में आ रखा है एग्जाम में। ये मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है, पुराना है वैसे तो, बट इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट में इसको
ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा गया है कि MC इज इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू पावर -1/2, ऐसे दे रखा गया है MC। और क्या दे रखा गया है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखा गया है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2। तो अब आपसे ये कहते हैं फाइंड AC एवरेज कॉस्ट फॉर x इज इक्वल टू 7, ये आपको करना है। अब देखो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करते हुए इसको फटाफट करने की कोशिश करते। अब सबसे पहले आपको MC दे रखा गया है, तो सॉल्यूशन में देखो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला MC का उल्टा होता है, तो सीधा सीधा लिख लो, MC का इंटीग्रेट कर लो। और MC का इंटीग्रेशन क्या करोगे, अगर आपको MC का इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 3 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू पावर -12 dx। अब ये 3 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो 3 बाहर ले लोगे तो 3 बाहर लेने के बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 4 -12 प्लस 1। अब इसके लिए आपने रूल लिख रखा है क्या, एक बार मैं लिखता भी जाता हूं, बहुत डिटेल्स में चाहिए तो फिर आप जो दूसरी वाली वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाली देख लोगे, दिस इंटू ए होता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो देखो क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, जो ये लीनियर टर्म है इसका पावर -12 प्लस 1 बाई क्या करोगे -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो इसका x का कोफिशिएंट है, कटवट कर लोगे, प्लस के आ जाएगा। तो अगर ये सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे भी ये 1/2 आ जाएगा, तो 3x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस c प्लस के आ जाएगा। ये हमारा कॉस्ट का फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद ये FC का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है कि जब कोई भी आइटम प्रोड्यूस ना हो तो जो कॉस्ट होता है इसी को फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर आप x को 0 ले लोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, और FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू C, FC ही C है, तो FC का मतलब 2 है, तो इसका मतलब C का मतलब 2 आ जाएगा। तो अगर आप यहां से लिखोगे C का मतलब क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस के करोगे, और ये C किसके बराबर है, C 2 के बराबर है, मतलब कंडीशंस FC इज इक्वल टू 2 इंप्लाई करोगे तो C 2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व वॉल्व करोगे तो 2 इज इक्वल टू 2, ये 4 रेज टू पावर हाफ, तो 2 प्लस के, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -1, बिकॉज 3 -2 आ जाएगी, 2 -2, तो k की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अब अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली C आपका ये आ जाएगा, C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस k की जगह पे क्या है -2, तो -2 आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट आ गया। अब कहता है कि जब कॉस्ट ये दे रखा गया है तो कॉस्ट, कई बार तो कॉस्ट निकाल के ही कहते हैं जी खत्म करो काम, कॉस्ट ऑफ 10 आइटम निकालना होता है तो x की जगह पे 10 रख लेते हैं, जैसा भी देंगे तो वो कर लोगे, कॉस्ट ऑफ 3 आइटम देंगे तो 3 निकाल लोगे। कई बार क्या कह रहे हैं ना, उससे भी लेवल पे आ जाते हैं, कहते हैं कि जी बताओ एवरेज कॉस्ट निकालो। अब AC निकालना है तो AC का फॉर्मूला पता ही है आपको, DC बाई DX। AC का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट बाई x होता है। तो ये जो आइडेंटिटी आ जाएगी ऐसे आ जाएगी, 2 इंटू 3x प्लस 4 1/2 माइनस 2/x। और अब आपसे ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो अब जहां जहां x है वहां वहां 7 रख लो, 3 इंटू 7 प्लस 4 रेज टू पावर हाफ माइनस 2/7। अब कैलकुलेशन ही रह गया, 21 25 5 माइनस 2/7, तो 7/7, तो 1 आ जाएगा। ये इस टाइप से आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये अगेन कौन सा टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2 में टाइप 1 वाला क्वेश्चन है कि जहां पे आपको कोई कंडीशन दे रखा गया है वो कंडीशंस लगाओगे। अगर यहां पे कोई और कंडीशंस होता तो भी वो लगा देते, जैसे मान लो क्वेश्चन होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन कॉस्ट इज 20, तो क्या करते हैं, जहां पे हमने यहाँ पे 0 रखा है वहां पे x के जगह पे 10 रख के c को 20 करके k की वैल्यू निकाल लेते। तो k की वैल्यू निकालने के लिए ही आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे सकते हैं और जिनको अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो, एक हमने ये ऐसे अलजेब्रा वाला करा,
आई थिंक यहां तक क्लियर है आप सबको। इसके बाद एक पॉइंट और हम करते हैं, हम लोग करते हैं, है तो एमसी से सी ही निकालने का है, बट इस केसेस में एक्सपोनेंट वाला कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपोनेंट वाला भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा गया है, हमारे पास एमसी गिवन क्या है, ये इस टाइप का गिवन है, एमसी इज इक्वल टू है 300, इनफैक्ट 3000 है, ई रेज टू पावर 0.3x प्लस 50 है, एंड क्या दे रखा गया है, एंड एफ सी इज इक्वल टू दे रखा गया हमारा 80,000। तो फाइंड कहता है सी निकालो। अब ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ करना ही नहीं है। सॉल्यूशंस अगर बात करते हो तो कैसे निकालोगे, सी निकालना है तो एमसी को इंटीग्रेट कर लोगे, एमसी का इंटीग्रेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 3000 ई रेज टू पावर 0.3x प्लस 50, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लोगे, डीएक्स करोगे, तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3000 है हमारे पास, 3000 बाहर आ जाएगा। ई का फॉर्मूला पता ही है, ई का ई ही होता है, बट जो कॉफिशिएंट एक्स के साथ डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको डिवाइड कर लेते हैं, और 50 का 50x प्लस के निकाल लेते हैं। और अगर आप इसको कटवट करोगे, 3 से एक 0 आ जाएगा, 3 से 4 0 आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब सी अगर बात करोगे तो सी है हमारा ये वाला 40 ई रेज टू पावर 0.3x प्लस 50x प्लस के, ये इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब k की वैल्यू हर बार निकालनी पड़ेगी, चाहे आप एमआर से आर निकाल ले हो या एमसी से सी निकाल ले हो। अब उसके लिए क्या करोगे देखो जरा, when x इज इक्वल टू 0, फिक्स कॉस्ट दे रखा गया है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ही होता है x इज इक्वल टू 0, तब कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, और कॉस्ट हमारा 80,000 दे रखा गया। तो अब आप करोगे यहां से 80,000, तो फटाफट क्या कर लोगे, यहां से अप्लाई कर लोगे 80,000 इज इक्वल टू ये 10,000, ई रेज टू पावर 0 करोगे तो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 0 प्लस के आ जाएगा, तो अल्टीमेटली के हमारी वैल्यू ये 1 आ जाता है, ई रेज टू पावर 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70,000। तो बस अब आपको कॉस्ट निकालना है, तो क्या है, नाउ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, कहीं भी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 ई रेज टू पावर 0.3x 50x प्लस 70,000। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस चाहे एमआर में हो एमसी में हो, आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर आ गया आपको क्या करना है। एमसी दे रखा गया तो इंटीग्रेट करके सी निकाल लो, सी दे रखा, एमआर दे रखा गया तो इंटीग्रेट करके आर निकाल लो, उसके बाद जो एडिशनल कंडीशंस लगे वो आपको अप्लाई कर देना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं टाइप का करते हैं। थोड़ा घटिया फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, लेकिन इसको करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर कभी क्वेश्चंस का लेवल रेंज भी करेगा तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, ये है हमारे पास एमआर दे रखा गया है, क्वेश्चन है ये एमआर है, ये जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चन पिक किया है। नॉर्मली तो वही वाला टाइप का आता है जो आप इससे पहले करे हो, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, चाहे जहां देख लो, आपको ऐसे ही मिलेगा। ये है 1 माइनस एक्स बाई 10 दे रखा गया, एमआर दे रखा गया, फाइंड द डिमांड फंक्शन, मतलब पी निकालने के लिए कह रहे हैं आपको, फाइंड डिमांड फंक्शन या फाइंड पी, ये है। अब देखो सॉल्यूशंस क्या करोगे, कैसे प्रूव करोगे। सॉल्यूशन में आपको आर निकालना पड़ेगा, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू, आपको पता है वर्किंग रूल, एमआर को इंटीग्रेट कर लोगे, एमआर क्या है हमारा, एमआर है 20 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10, ठीक है, और
इंटीग्रेट ही करोगे, क्या करना है इसको? 20 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10, 1 माइनस एक्स बाई 10 है, dx करना है। इनको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, नहीं भी करोगे तो एक पार्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 बाहर निकाल लो आप पहले, मतलब ऐसे वाले में 20 को बाहर निकाल लो, तो 20 कर लोगे। अच्छा, ये रूल बताया था, आई लेट बताया था, जिसमें लॉगरिथमिक अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल टी और ई तो कम आता है बिजनेस मैथ्स में, तो एल ए ई यूज करना बताया था। तो ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रा को पहले लिख लो, 1 माइनस एक्स बाई 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10 dx। ये फॉर्मूला है जिस पे आपको अप्लाई करना है, और रूल भी आपने पढ़ ही रखा है। रूल भी क्या है? u इंटू वी डी एक्स, यू है v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। अगेन बार बार ये बोलूंगा कि अगर आपको इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जो वन शॉट वीडियो इंटीग्रेशन का डला हुआ है उन पे जाके ऐसे 5-6 क्वेश्चंस है तो उनकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बस मैं एक बार पानी पी लेता हूं और फिर स्टार्ट करता हूं। अब करोगे तो कैसे होगा क्वेश्चन देखो, ये रेवेन्यू है 20 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 10 है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से, 20 एज इट इज, 1 माइनस एक्स बाई 10 यू होगा, अलजेब्रा है, मतलब इसको आप u ले लोगे और ये आपका v हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाई 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10 डिवाइडेड बाई जो x के कॉफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर लोगे, तो माइनस 1 बाई 10। माइनस क्या करोगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो ये 1 बाई 10 आ जाएगा। थोड़ा सा संभल के स्लो स्पीड में करेंगे बिकॉज इसके क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा है। x बाई 10 डिफरेंशिएट करोगे माइनस 1 बाई 10 dx। अब देखो ये मजे की बात है, ये पूरा ही कट गया, तो और यहां से क्या आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, 20 लिख लेंगे। 20, ये 10 ऊपर चला गया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, एक माइनस भी है तो माइनस भी बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 10 चला गया और ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10 आ जाएगा। कुछ नहीं करा, इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। या इसको और ज्यादा प्रिसाइज होकर लिखना चाहते हो तो इसको और मल्टीप्लाई करके, ये x 10 माइनस एक्स था, इसको x माइनस 10 लिख लो, तो नेगेटिव का झंझट भी खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये माइनस और ये तो पूरा कट ही गया, माइनस, इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x बाई 10 माइनस 1 बाई 10। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेट करके आएगा। और अब चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 20 आ जाएगा x माइनस 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 10। तो ये आपका r आ गया। और अब इंटीग्रेशन ओवर हो गया है तो इधर एक कांस्टेंट लगा लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लो। अगर थोड़ा सा लगे कि मैंने जल्दीबाजी में कर लिया है तो एक बार इसको आप दोबारा से करके देखना, तो आई थिंक ये सेटल हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें डिफॉल्ट कंडीशंस होता है। रेवेन्यू के लिए क्या डिफॉल्ट कंडीशंस होता है, और रेवेन्यू आपके पास डिफॉल्ट कंडीशंस होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। ये डिफॉल्ट कंडीशंस होता है रेवेन्यू वाले के लिए। तो आप क्या लिखोगे, x 0 रखोगे, r 0 रखोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से जो हमारा प्रोसेस है ये आ जाएगा r, x को 0 रखना है तो ये आ जाएगा r 0 हो जाएगा। 20 x को 0 रखोगे तो 0 माइनस 10, तो ये माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है ना, e का 0 तो 1 आ जाएगा, तो दिस इंटू 1 प्लस 20 प्लस ये क्या करोगे,
10 है ही, 20 नहीं है, सॉरी, ये 10 है और ये 0 रखोगे अगेन, तो 0 रखोगे तो ई रेस टू पावर 0 करोगे तो 0/10 करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो +10 आ जाएगा, तो +10 आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के आ जाएगा, तो यहाँ पे के की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपका के की वैल्यू 0 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका फाइनल आंसर यही आ जाएगा, आर इज इक्वल टू दिस, क्या 20x - 10 प्लस ये भी कॉमन ले लो 10 ई रेज टू पावर -x/10, ये कटवट जाएगा, तो ये आपकी आर की वैल्यू थोड़ी यहां पे लिख देता हूं, जगह कम हो रहा है, आर की वैल्यू आ जाएगी 20x ई रेज टू पावर -x/10, और ये आर आ गया और पी निकालना है, तो px इज इक्वल टू यही हो जाएगा x ई रेज टू पावर -x/10, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 20 ई रेज टू पावर -x/10। तो इस टाइप से आप ई वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। ई वाला क्वेश्चंस आता रहा है एग्जाम में, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट मत करना, चाहे एमसी में हो चाहे एमआर में हो, ये ई के टर्म में क्वेश्चन देते रहे हैं पीछे भी, चाहे वो बीकॉम का एग्जाम हो, चाहे बीबीए का हो, चाहे ऑनर्स का हो, इको ऑनर्स का हो, तो आप इनको ट्राई करते रहना, इससे आपको आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब एक और क्वेश्चंस करना चाहता हूं, जो आ रखा है 202223 में, ठीक है ना, ये बीबीए के 202223 का पेपर का क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट उतना ही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। ये आ तो रखा है, कम नंबर का आ रखा है, तब ये 4.5 मार्क्स का ही आ रखा है, बट कोई बात नहीं, अब अगर आएगा और 6 मार्क्स के पैटर्न में आएगा तो इसके 6 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा है। ये क्वेश्चन है हमारा 202223 का दे रखा गया। देखो इसको ना प्रॉफिट से भी कर सकते हो, वैसे तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है जी, अगर आपको कभी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, अगर मान लो आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डी ऑफ पी एक्स बाई डी एक्स करना पड़ेगा, पहला स्टेप यही आता है, और डी आर एक्स बाई डी एक्स करना पड़ेगा, माइनस डी सी ऑफ एक्स बाई डी एक्स करना पड़ेगा। एक्स से कंफ्यूज मत होना, बेसिकली ये एम आर माइनस एम सी है और ये डी पी बाई डी एक्स है। तो कहीं पे भी अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, मैं डायरेक्ट रूल भी बता देता हूं, अदरवाइज आप नॉन मैथ्स वाले हो तो डायरेक्ट रूल के चक्कर में पढ़ो ही मत। आप क्या करो, बेसिक्स पहले एमआर निकाल लो, एमसी निकाल लो, फिर प्रॉफिट निकाल लो, फिर डिफरेंशिएट करके निकाल लेना। तो डीपी बाई डी एक्स निकालोगे तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? अगर आपको फॉर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो क्या कर लोगे आप? डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से कर लोगे एम आर माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो ये एम आर इज इक्वल टू एम सी। इस फॉर्मेट पे कर सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट है फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। जो क्वेश्चन आया है उसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब मेहनती लोग हैं, थोड़ा मेहनत ही कर लेंगे, पहले एमसी से सी निकाल लो, फिर एम आर से आर निकाल लो, फिर आर आ गया, सी आ गया, तो प्रॉफिट को आर माइनस सी कर लो, फिर मैक्सिमम मिनिमा का रूल लगा लो। तो देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है, 7 का सेकेंड पार्ट है, ये बीबीए जीजीएस आईपीयू का आया हुआ है। मेरे पास ये वाला पेपर है तो मैं यहां से आपको करके दिखाता हूं। इनमें क्या दे रखा गया है? इनमें दे रखा गया है एमसी इज इक्वल टू दे रखा गया है 20 प्लस x/10, ये आपका एमसी दे रखा गया, और एमआर दे रखा गया है, एंड ये गिवन पार्ट कह रहा हूं, ये 4.5 मार्क्स का आया हुआ है, और ये एमआर दे रखा गया है आपके पास 30, एमसी दे रखा गया और एमआर दे रखा गया है, और आपसे कहते हैं द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड एफसी दे रखा गया है, एंड एफसी दे रखा गया है हमारे पास 200।
और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट, मतलब आपको दो चीज पूछ रहे हैं, क्या? फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड आउटपुट एट दैट लेवल। ठीक है जी, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो काम क्या करो, इसमें 4 स्टेप बनेगा। कौन कौन सा? पहला तो सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। एक तो ये मेथड है, डायरेक्ट लगा के हम एमआरएमसी को इक्वेट करके आउटपुट निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इनका बेस्ट तरीका क्या है कि सॉल्यूशन में स्टेप 1 में जाओ। स्टेप 1 में क्या करोगे? एमसी टू सी निकालो। तो कैसे होता है? सी का फॉर्मूला पता है, सी का फॉर्मूला होता है एमसी को इंटीग्रेट करोगे तो सी आ जाता है। एमसी क्या है? 20 प्लस एक्स बाई 10। इसको इंटीग्रेट करोगे, करो करो, 20 का तो 20 कांस्टेंट है, 20x, 1/10 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या आ जाता है? प्लस के आ जाता है। तो ये आपका सी का फॉर्मूला है। ठीक है जी, मतलब अगर आप सी की बात करोगे तो सी का फॉर्मूला होता है, क्या है एक बार पेज पलट के देख लेते हैं। 20x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 20 प्लस के दे रखा गया। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब दे रखा गया, गिवन क्या दे रखा गया बताओ? एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी की वैल्यू दे रखी गई है आपके पास। तो एफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी गई है? एफ सी की वैल्यू दे रखी गई है 200। तो एफ सी इज इक्वल टू 200 है। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 200। तो ये अप्लाई करो यहां पे, इस साइड को इधर रख लेते। तो इसको अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू, नहीं 0 नहीं, सी के जगह पे 2 रखोगे, 200 रखोगे, एक्स 0 है, तो दिस इज 20 इंटू 0 प्लस 0 प्लस के। बार बार मैं करवा इसीलिए रहा हूं कि इससे आपका क्लैरिटी आ जाए। के की वैल्यू आ गई जी 200। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, नाउ इसको यहां पे रखोगे तो सी की वैल्यू नेट आ जाएगी 20k प्लस एक्स स्क्वायर बाई 20 प्लस के हमारा क्या है? 200। तो ये तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा जी, सी कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे? स्टेप 2 की बात करोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे कि एमआर से आप क्या निकालोगे? आर की वैल्यू। स्टेप 2 में क्या करना है? एमआर से कोई भी क्वेश्चन हो आपको इन्हीं स्टेप में प्रोसीड करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? एमआर से आपको आर की वैल्यू निकालनी। कैसे आएगा एमआर से आर? देखो, तो एमआर आपके पास दे रखा गया है, कितना दे रखा गया? 30। तो आर कैसे होगा? आर का फॉर्मूला होता है एम आर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 30 इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा 30x प्लस के। तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 30x प्लस के। इस पे डिफॉल्ट कंडीशंस लगाओ, K1 K2 लिख लेना अगर ज्यादा दिक्कत हो तो। ले लो K2 ले लो। तो अब क्या कर लोगे? व्हेन x इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस K2, तो अल्टीमेटली K2 0 है। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 30x। तो ये हमारा दूसरा स्टेप आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे? स्टेप 3 की बात करोगे। स्टेप 3 जो प्रॉफिट होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू आ गया आपका 30x, माइनस कॉस्ट क्या आ जाएगा? कॉस्ट की वैल्यू जो दे रखी गई वो लिख सकते हो 20x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 20 प्लस 200। ये थोड़ा संभल के साइन वाइन का ध्यान देख लेते हैं, क्योंकि कई बार माइनस माइनस होता है ना तो साइन वाइन गलत हो जाता है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, 20x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 200
एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस 200, तो ये आपका पी आ जाएगा। और जब आपके पास यहां पे पी आ गया तो अब आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो अब आपको स्टेप 4 लगाना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम मिनिमा। फॉर मैक्सिमम पी क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा वही प्रोसेस जो आप करते रहे हो। मैक्सिमम पी में आपको करना पड़ेगा डीपी बाई डी एक्स, तो करोगे पी को मैक्सिमम करने का ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 10 माइनस 2x बाई 20 माइनस 0, तो कटवट हो जाएगा 10। तो इसके बाद क्या करते हो, डीपी बाई डी एक्स को 0 करोगे तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो यहां से अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 100, तो 100 यूनिट है जहां पे ये हमारा मैक्सिमा हो सकता है। अब इसके लिए क्या कर लोगे, डबल डिफरेंशिएट टेस्ट करोगे जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए करते हो, तो 10 का क्या है 0 माइनस एक्स बाई 10 का माइनस 1 बाई 10, यहां रखोगे 100 तो भी ये नेगेटिव है, तो ये यहां से हमारा मैक्सिमा है। ठीक है जी। तो ये आपसे दो चीज पूछ रहे थे इस क्वेश्चन में, एक तो पूछ रहे थे कि आउटपुट कौन सा होगा मैक्सिमम के लिए, तो ये आउटपुट तो आपका ये हो जाएगा। तो अगर आप आंसर्स की बात करते हो, अब जगह ही नहीं है तो मैं लिखूं कहां से, तो यहां से देख लेता हूं। अगर मैं आंसर्स की बात करता हूं इसका, तो आउटपुट तो आ गया 100, और अगर आपको रेवेन्यू निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो ये वाली 100 की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा यहां के बाद अगर मैं बात करता हूं, तो मैक्स प्रॉफिट अगर निकालना है आपको, तो यहां से लिख लो 10 इंटू 100 माइनस 100 स्क्वायर बाय 20 माइनस 200, तो यहां से जो भी वैल्यू आ जाएगी ये मैक्स प्रॉफिट आ जाएगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने कराया था ये आपको 2022-23 का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं। फर्क क्या होता है कि कई बार थोड़ा बहुत जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो थोड़े से हाइयर साइड में चला जाता है, अदरवाइज क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं आता है। यही तरीका होता है, इन्हीं में कभी ई वाला दे देंगे, कभी हो सकता है एक दो इधर उधर का पंगे वाला क्वेश्चन दे दे, अदरवाइज इसी टाइप का आता रहता है। एक इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी बीबीए में कई बार आ रखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखते हो तो। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मेरे पास पता है, ये 2007 2009 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या दे रखा गया जी, एमसी 20 प्लस, बस डेटा चेंज है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। गिवन है ये एमसी दे रखा गया है, एमआर दे रखा गया है, वहां पता नहीं क्या था, और एफसी दे रखा गया। ये बार बार इन्हीं टाइप का क्वेश्चन देखोगे। एफसी दे रखा गया 2500, तो फाइंड पी एंड फाइंड एक्स एट मैक्स प्रॉफिट, ऐसे ही करके। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दिया कि बस एग्जैक्टली सेम है, डेटा बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो उनको आप सेटल करके कर सकते हो। इनमें कुछ बिल्कुल अलग टाइप का कहीं कुछ नहीं आता है, सेम टाइप का क्वेश्चंस बार बार आता रहता है। मतलब मैं क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई अलग क्वेश्चंस है क्या, तो बिल्कुल कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चंस है कि आपको एमआर निकालना है, एमसी निकालना है। एमआर एमसी दे रखा गया होगा, फिक्स कॉस्ट दे रखा गया होगा, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर पाओगे। एक और क्वेश्चन है जो 2005 में आया हुआ है बीबीए में, ये भी इसी टाइप का है। क्या दे रखा गया है, एमसी दे रखा गया है 15 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एमआर दे रखा गया है हमारे पास 25 माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर।
अब कहता है बाकी निकालो एंड एफसी दे रखा गया, फिक्स्ड कॉस्ट इज 0। तो फाइंड वही निकालना है आपको सब, फाइंड एक्स एट मैक्सिमम प्रॉफिट। स्टेप वही होगा, कई बार बीबीए में रिसेंट में देखा गया है कि 2-3 यूनिट बना देते हैं इन्हीं में, जैसे फाइंड मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट निकालो, फाइंड प्रॉफिट निकालो, फाइंड मतलब रेवेन्यू निकालो, फाइंड प्रॉफिट निकालो, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, फाइंड आउटपुट एट मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, फाइंड नेट मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। तो 4-5 पार्ट में बना देंगे, मगर ये इसी टाइप का क्वेश्चंस होता है, तो इनमें कुछ अलग नहीं होता है, तो इनको आप सीधा सीधा कर पाओगे। ठीक है, ये तरीका है जहां से आप मतलब कर पाओगे। अब मैंने आपसे एक बात करी थी कि कई बार क्या होता है, ये इनके टर्म में नहीं देते, ये किसके टर्म में दे देते हैं, टाइम के टर्म में सब कुछ दे देते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। टाइम के टर्म में आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना होता है, तो टाइम के टर्म में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, अगर टाइम के टर्म में दे रखा गया है तो इंटीग्रेट कर लो और जो कंडीशंस एक्स्ट्रा दे रखा गया वो लगा लो। मतलब मैं ये कह रहा था कि आपको रेवेन्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा गया हो, मार्जिनल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा गया हो, मतलब एमआर इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है गिवन में, एमआर इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा गया हो, एमसी इन टर्म्स ऑफ टाइम दे रखा गया हो। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालनी है तो क्या कर लेना, एमआर माइनस एमसी डीटी निकाल लेना, इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल लेना, और अगर टाइम का कोई कंडीशंस दे रखा गया तो अप्लाई कर लेना। एक एग्जांपल से कराता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कराने की बात कर रहा था, किस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा गया है, जैसे क्वेश्चन है वैसे आया नहीं हुआ है, रिसेंट में तो नहीं आया हुआ है, जैसे ये दे रखा गया क्वेश्चन, आर डैश टी, आर वही रेवेन्यू का दे रखा गया है, ये दे रखा गया 6025 माइनस टी स्क्वायर, माइनस 8 टी स्क्वायर ये दे रखा गया, ये आर डैश टी दे रखा गया आपके पास, और ऐसे ही दे रखा गया हमारा सी डैश टी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टी दे रखा गया, ये क्या दे रखा गया है आपका 4681 प्लस 13 टी स्क्वायर, 4681 प्लस 13 टी स्क्वायर, ये दो फंक्शन दे रखा गया है। मैं ये क्वेश्चन बैंक है जहां से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है जी। ये रुपीज पर ईयर में दे रखा गया, एकोमुलेट दे रखा गया जी, इतने टाइम में रेवेन्यू जनरेट होके इस रेट से एकोमुलेट हो गया। तो आपको कहता है कि कितने साल के बाद ये प्रॉफिटेबल होएगा। ठीक है ना, प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या कंडीशंस है कि कहीं पे भी पहला पार्ट है कि ये कब जाके प्रॉफिटेबल होएगा, व्हेन इट स्टार्ट प्रॉफिटेबल। बैंक बैंक करती है ना बेटा, तो क्या करती है, स्टार्ट करती है, अब पहले दिन से तो प्रॉफिटेबल बहुत कम चीज होती है जिसको एक्चुअल में बिजनेस बोलते हो। तो प्रॉफिटेबल होने का कंडीशंस है, जिस पॉइंट पे प्रॉफिटेबल होगा उसका कंडीशंस है एम मतलब आर डैश टी इज इक्वल टू सी डैश टी, ये कंडीशंस है, ये टाइम है जहां पे प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर इसको प्रॉफिटेबल की बात करोगे तो इसका सॉल्यूशंस अगर करोगे, इसका सॉल्यूशंस निकालना है तो 6025 माइनस 8 टी स्क्वायर, 6481 प्लस 13 टी स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 138। आई थिंक मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है क्या, 4681 है बेटा, तभी ये नेगेटिव में आ रहा था, तो 4681 दे रखा गया है, तो ये कर लो 4681। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 टी स्क्वायर, इधर से माइनस करोगे तो 5 में से 1 4, 2 में से 2 में से 8 क्या हो जाएगा बताओ, 2 में से 8 11 होगा ना, नहीं 2 ही है, 2 में से 8 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 में से ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टी स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 1344/21, इसको कट करोगे तो 64 आ जाएगा, तो टी 8 ईयर्स आ जाएगा। तो इसके बाद ये पॉइंट जो है ये 8 ईयर्स के बाद ये जो इस रेट से अगर कोई चेंज हो रहा है कंपनी में तो ये हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब कहता है कि बताओ कि व्हाट आर द नेट जनरेटेड मशीन ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये सेकेंड पार्ट है कि नेट अर्निंग निकालना है आपको। नेट अर्निंग मतलब प्रॉफिट ही आ गया ना बेटा। तो नेट अर्निंग अगर कभी आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या निकालोगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आर डैश टी माइनस सी डैश टी निकाल लोगे, और इनको ना जहां से स्टार्ट हुआ है 0 से लेके 8 ईयर्स का ये लिमिट लगा लो। ये भी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था, जहां से जहां तक जाना है वो पूरा का पूरा लिमिट लगा लोगे 0 से 8 आर डैश टी माइनस सी डैश टी, तो dt कर लोगे। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस करके करोगे, तो अगर इसमें से माइनस करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये आप कर लोगे, 0 से 8 है तो यहां से आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप 0 से 8 की बात करते हो तो 1 मिनट, एक कोई मैसेज है उसको रिप्लाई करना है। कर सकते हो, तब तक आप एक बार इसको देखो करके। मैं 1 मिनट में बेटा इसको सेट करता हूं। तो ये आर डैश टी है ना, अब आप लिख लोगे 1344 माइनस 21 टी स्क्वायर डी टी। तो ये तरीका आप इसको इंटीग्रेट करके कर लोगे। तो ये रेयर मतलब चांस है ऐसे क्वेश्चंस के आने का, मैक्सिमम आपके पास वही क्वेश्चंस आएगा जो आपने कर रखा है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, मतलब कोई भी आपको क्वेश्चंस अगर ट्राई करना है तो यही तरीका है। पहला कि कब जाके प्रॉफिट आएगा तो इक्वल कर लो। दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप हमारा है कि आपको ये तब निकालना है कि तब तक की अर्निंग क्या है 8 ईयर्स की। अगर पूछते 12 साल तक की अर्निंग क्या है तो फिर 0 to 12 कर लेते। अगर ये पूछते कि 4th ईयर से लेके 12th ईयर की अर्निंग क्या है तो 4 से 12 कर लेते। पूछते 1st से लेके 3rd ईयर की अर्निंग क्या है तो 1 से 3 कर लेते। ठीक है ना, ये लिमिट है जो हमें सीखना चाहिए और इसके बेसिस पे हम कर पाएंगे। तो चलो अभी हमने ये 3 जो पहले के 3 टॉपिक्स थे, एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूं मैं। यही एमसी से सी, एमआर से सी, एमआर एंड एमसी से मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों टर्म में निकाल लिए, इंक्लूडिंग द टाइम के टर्म में निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वो क्या है हमारा नेक्स्ट वाला है इलास्टिसिटी वाला। ये भी मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये ना बहुत बेसिक्स रूल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस हमें करना है। जैसे मान लो हमारे पास कहीं इलास्टिसिटी दे रखा गया। इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ईटा डी माइनस एक्स बाई पी, सॉरी माइनस पी बाई एक्स डी एक्स बाई डी पी। अगेन जिनको ये कंफ्यूजन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला जो वन शॉट वीडियो है उस पर, और कॉमर्स वाले में ना उसमें और भी इंटीग्रेशन के वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे। तो लेकिन आप कॉमर्स का जो है मतलब बीबीए बीकॉम वाले में जाके देखना।
तो वहां से आप ऐसे ईटा डी लिख लोगे। और अब अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो इनका रूल क्या होता है कि एक्स वाले को डीएक्स वाले को एक साइड ले जाओ और डीपी वाले को एक साइड ले जाओ और इंटीग्रेट कर लो, और जो एडिशनल कंडीशंस दिया गया होगा उसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर लो। मतलब जैसे मान लो मैं ईटा डी की कोई वैल्यू दे रखी गई, फिक्स दे रखी गई, तो मैं ऐसे करूंगा जी, ईटा डी, डीपी इधर, पी इधर, ऐसे डीएक्स इधर, एक्स इधर, ऐसे इंटीग्रेट करके फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूंगा, हमारा आंसर आ जाए, मतलब एक्स और पी में रिलेशन आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी से हमें वही डिमांड लॉ निकालना होता है। मतलब जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में करते हो यूनिट 3 में, तब क्या करते हो, डिमांड लॉ से इलास्टिसिटी निकालते हो। अब क्या उल्टा है, तो जैसे ही उल्टा पुल्टा हो जाए तो आपको कौन सा रूल लगाना है, आपको इंटीग्रेशन का रूल लगाना है। तो आपको क्या करना है, इलास्टिसिटी से डिमांड लॉ कैलकुलेट करना है। तो ये आपका वर्किंग रूल है। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल देके समझते हैं तो उससे आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्या है एग्जांपल, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं और फिर मैं आपको, ये रिसेंट में तो नहीं आया हुआ है, ना तो 2023-24 में आया हुआ है, ना ही 2022-23 में आया हुआ है। उसके पहले का तो कोविड वोविड वाला ही हिसाब था, तो कह नहीं सकते, लेकिन पहले ये सब आ रखा है। मतलब पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि जो इलास्टिसिटी दे रखा गया है तो डिमांड निकालो, कुछ कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखा गया। ठीक है, तो वो एक दो हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्लैरिटी आ जाए आपको। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे रखा गया, किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा गया, ये दे रखा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो दे रखा गया है वो दे रखा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। क्या गिवन है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास क्या दे रखा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा गया है P by x क्यूब, और कंडीशंस क्या दे रखा गया है, डिमांड इज 3 व्हेन द प्राइस इज 2, ऑल्सो दे रखा गया है इज इक्वल टू 3 व्हेन P इज इक्वल टू 2। डिमांड मतलब x की वैल्यू। तो आपसे पूछते हैं फाइंड डिमांड। फाइंड डिमांड मतलब आपको P और x में रिलेशंस निकाल। तो अब कैसे करोगे, देखो फटाफट, या तो ये फॉर्मूला याद रखो या नहीं भी याद रखो तो आप ये लिख लो, यही फॉर्मूला याद रखो, इसमें मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, इसी को याद रखो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dx बाई डी ओवर P बाई एक्स। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर दे रखा गया, यहां पे बताओ, ये दे रखा गया है P बाई एक्स क्यूब इज माइनस P बाई एक्स dx बाई डी। ये फॉर्मूला दे रखा गया। अब क्या क्या कट होगा, देखो, जो जो कट होगा कट कर लो, इससे इसको कट कर लो, इससे एक्स स्क्वायर को कट कर लो। तो यहां से कट करने के बाद हमारे पास जो कंडीशंस आएगा वो आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर डीपी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा। बस यही आ जाएगा, डीपी इधर, अब इसको इंटीग्रेट कर लो। अब देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, डीपी को इंटीग्रेट करोगे तो पी आ जाएगा, सॉरी ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने दूसरे साइड में लगा लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये आएगा तो कर पाओगे, तो पी का, डीपी का तो पी आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वैसे डीपी के रिस्पेक्ट में करोगे तो पी एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के, ये आ जाएगा। और अब क्या करना है आपको, अब आपको इनमें, अगर अब आपको इनको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, कंडीशंस लगा लो, पुट x is equal to 3, p is equal to 2 here in this equation, तो 2 is equal to minus 3 क्यूब, तो minus 27 by 3 plus k, 9 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 11 आ जाएगी। बस अब ये k की वैल्यू 11 यहां पे रख लोगे तो ये यहां से आपका पूरा का पूरा डिमांड लॉ आ जाएगा। मतलब p is equal to minus x क्यूब by 3 plus 11, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आप पूरा का पूरा सॉल्व कर पाओगे, और सॉल्व कर पाओगे तो ये आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो ये सिंपल है, इस पे एक ही जगह प्रॉब्लम आ सकती है जब आपका ये इलास्टिसिटी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, जैसे ये आसान है, कट वट गया, इलास्टिसिटी कॉम्प्लिकेटेड दे दे तो बस एक ही फर्क होगा
कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बाकी चीजों में कोई फर्क नहीं होगा। क्या कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन तक चला जाए। कितने रूल पढ़े आपने इंटीग्रेशन के? सब्स्टिट्यूशंस लग जाए, हो सकता है बाय पार्ट लग जाए, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन लग जाए, बस यही होगा। और बहुत चांस है कि अगर ये हल्के वाला दे देंगे तो आप बिना किसी परेशानी के कर पाओगे। अब जरा देखो, मैं इसके बाद एक नेक्स्ट और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेता हूं, जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। तरीका वही है, बट क्या है कॉम्प्लिकेटेड, इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। बस अगर इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मेथड वही रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मैं डेलिबरेटली जानबूझ के ले रहा हूं, आने का चांस रिलेटिवली कम है, बट एक बार आप अपने अंदर से दे देना, अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो इंटीग्रेट कर लेना, अदरवाइज रूल तो कुछ नया है नहीं, रूल तो वही पढ़ना है आपको। ईटा डी दे रखा गया है 3p बाय p माइनस 1, और ये दे रखा गया है p माइनस 2। अब देख रहे हो खतरनाक खतरनाक आ गया, p प्लस 2 दे रखा गया, और क्या दे रखा गया, ऑल्सो गिवन क्या दे रखा गया है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 p इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 p इज इक्वल टू, शायद उल्टा बोल गया, यस, x इज इक्वल टू 8 व्हेन p इज इक्वल टू 2। इस सब टाइप का है। एक थोड़ा सा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ले भी लिया कि उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के एक ही क्वेश्चन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन के एक ही करे थे, जहां पे मैं वन शॉट आपको इंटीग्रेशन बता रहा था, तो एक और भी हो जाएगा तो थोड़ा सा बैकअप हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसको देखो फटाफट, थोड़े मैं स्पीड में करने की कोशिश करता हूं कि ईटा डी का सॉल्यूशन क्या होता है। ईटा डी का इक्वेशन होता है माइनस एक्स बाय, सॉरी माइनस, ये होता है माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू 3p बाई p माइनस 1 p प्लस 2। अब क्या करोगे, इसमें से देखोगे कटवट करो, जो कटवट हो सकता है। अब ये dp वाला उधर है, dx वाला इधर है, तो dx बाय x रहने दो, p वाले में इधर आ जाएगा 3p माइनस 1 p प्लस 2 dp, ये आ जाएगा जी। ये इंटीग्रेट करना है, तो इसका तो सीधा है, आसान है, इनमें तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या यूज करोगे आप, यहां पे बाय पार्ट यूज, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे, 3 बाय, यूज पी एफ हेयर, 3 बाई पी माइनस 1 पी प्लस 2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, a बाई क्या, p माइनस 1 b बाई p प्लस 2, सॉल्व वॉल्व करोगे, एलसीएम उलसीएम निकालोगे, तो a बाई क्या आ जाएगा, p प्लस 2 b बाई p माइनस 1। थोड़ा स्पीड तेज करके करा रहा हूं, क्योंकि ये मतलब आप अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब आप यहां से कंपेयर कर लोगे तो 3 इज इक्वल टू a इंटू पी प्लस 2 b इंटू पी माइनस 1। अब जब p के जगह पे माइनस 2 रखोगे, पुट p इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब ये बताया था ना, p प्लस 2 को 0 रखोगे तो माइनस 2 रखोगे, तो ये 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी ऑफ माइनस 1, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। और उसके बाद जब आप p इज इक्वल टू, पुट p इज इक्वल टू 1 रखोगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 रखा था, -2, तो -2 -3, तो -3 हो जाएगी ना बेटा, गलत कर दिया, तो b इज इक्वल टू -1। तो बस ये a b आ जाएगा, तो सीधा सीधा यहां पे रख लोगे, a इज इक्वल टू 1 बाई पी माइनस 1 dp ले लोगे, और b के जगह पे जो वैल्यू थी वो लगा देते हैं, यही b के जगह पे -1 बाई पी प्लस 2 dp ले लोगे। अब ये इंटीग्रेट कर लोगे, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, क्या कर लोगे, ये लॉग ऑफ p माइनस 1 लॉग ऑफ p प्लस 2, इनको सॉल्व कर लो, प्लस कोई कांस्टेंट ले लो, तो अल्टीमेटली अब इसको अगर और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ p माइनस 1 बाय
ये रूल, लॉग ऑफ रूल, ये सब हमने डिफरेंशिएशन में कर रखा है। डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी कर लोगे, ठीक है जी। अब आप यहां पे लिमिट टूमिट लगा लो, जो लिमिट दे रखा गया। सॉल्विंग, सी के जगह पे के लिख लो। क्या लिमिट रखोगे? x इज इक्वल टू 8, तो log 8 इज इक्वल टू log p क्या है हमारा? 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2, तो log 1 बाई 4 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो यहां से आप इसको यूज कर लोगे, कहीं भी ले आओ, या तो सी को इधर ही ले आओ। सी इज इक्वल टू log 1 बाई 4 प्लस log 8, तो मल्टीप्लाई, ये माइनस सी है, तो माइनस सी के जगह पे क्या लिख लोगे आप? माइनस सी, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। 8 इंटू 1 बाई 4 log 2 आ जाएगा, तो माइनस सी के जगह पे log 2 आ जाएगा, तो सी के जगह पे माइनस log 2 आ जाएगा। तो अगर ऐसे करके आप इधर आगे का सॉल्व करोगे तो क्या होगा हमारा इक्वेशन? माइनस log x इज इक्वल टू log p माइनस 1 बाई p प्लस 2, सी के जगह पे माइनस log 2 है, माइनस log 2 है। अब इसको इधर लेके आ जाओगे तो log 2 माइनस log mod x इज इक्वल टू log, कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा सा मैंने स्पीड इसको जनरेट इसीलिए कर रखा है इस पे कि शायद थोड़े से कम चांसेस हैं इसके कैलकुलेशंस को देखते हुए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। p माइनस 1 p प्लस 2, अब ये सब कट जाएगा log log, तो 2 बाई एक्स इज इक्वल टू p माइनस 1 p प्लस 2। तो इस टाइप से ये आपका फंक्शन बन जाएगा। ये तरीका है जहां से आप इलास्टिसिटी के फंक्शंस को यूज करके, ठीक है ना, लिख सकते हो। ऐसे लिख दो, या इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, p माइनस 1 p प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू। तो ये डिमांड लॉ आ गया। तो ये जो है, ये आपके पास मैक्स लेवल का क्वेश्चन आ सकता है इलास्टिसिटी से डिमांड लॉ निकालने के लिए, ठीक है, अगर आएगा तो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक। बट मैं फिर से बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं ये इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। पहला कौन सा? मार्जिनल रेवेन्यू से रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से प्रॉफिट मैक्सिमम, यही वाला पॉइंट है जहां आता है। और दूसरा जो आता है वो अब स्टार्ट करने वाले, क्या? कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आता है क्वेश्चन। थोड़ा सा एक बार और पानी पी लेता हूं बेटा, फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये दो पार्ट हमने कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूं इसका भी होल स्क्वायर लगा लो तो भी कम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, इसमें क्या होता है? इनमें देखो, एक डिमांड कर्व की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो ये एक हमारा कर्व है ना, कर्व और ज्यादा समझ में आए तो टेंशन मत लेना, बस 5 मिनट लगा के एक बार ये बताने की कोशिश करता हूं, बिकॉज इसका हो सकता है आगे आपके इको या कहीं और भी आपको एप्लीकेशंस हो। जो डिमांड लॉ होता है वो ऑलवेज इन फॉर्मेट पे आता है, और जो हमारा ये हमारा डिमांड लॉ है, ठीक है जी। और ये हमारा सप्लाई है, ये इधर वाला प्राइस है, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है? क्वांटिटी। आपको ये स्लोप पता है, आपको ये पता है कि ये क्या होता है हमारा? जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, मतलब आपका प्राइस कम होता जाता है, क्वांटिटी का डिमांड बढ़ता चला जाता है।
ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग इस पॉइंट को, जो पॉइंट है जहां पे मीट होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो यहां पे दो चीज आएगा, देखो ये जो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको एक्स नॉट और पी नॉट बोलते हो। एक्स नॉट को आप इक्विलिब्रियम डिमांड बोलते हो, मतलब ये वो डिमांड है जो यहां पे आ रहा होगा, और पी नॉट वो है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, या मार्केट प्राइस भी बोल लेते हैं। या इन दोनों को मार्केट वाला भी लिखते हैं, मार्केट प्राइस या मार्केट डिमांड। अब देखो यहां मार्केट चल रही है, कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो इससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां खरीद रहे हैं अभी, जैसे मान लो मैं ही हूं, मेरे को 15 रुपीज समोसा मिल रहा है कहीं पे अभी, तो मैं 15 रुपए समोसे दे के खा रहा हूं। लेकिन अगर समोसे का प्राइस 15 से ऊपर हो जाए, ये मान लो प्राइस 15 का है, तो भी मैं ऐसा कस्टमर में हूं कि मैं इसको परचेज कर सकता हूं, ऐसे कंज्यूमर में हूं। या मेरे जैसे और भी बहुत कंज्यूमर है। तो जो ऐसे कंज्यूमर हैं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर भी खरीद सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मतलब ये जो रीजन है ये कंज्यूमर सरप्लस का रीजन, ये वो रीजन है, ये वो लोग हैं, ये वो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं जो मार्केट प्राइस से ऊपर भी अगर प्राइस हो तो खरीद सकते। समझ में आ गया। अच्छा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो है हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये कहां डिमांड अभी सप्लाई करे, 15 रुपए पे समोसा बेच रहे हैं। लेकिन अगर समोसे का दाम, मतलब कोई ये दे सकते हैं 10 रुपए पे भी समोसा दे सकते हैं, 12 रुपए पे भी समोसा दे सकते हैं। मतलब ये वो प्रोड्यूसर है जो मार्केट प्राइस से नीचे भी अगर प्राइस है तो उस पर वो सप्लाई कर सकते हैं। तो यही तरीका है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। ऊपर वाला पॉइंट, ऐसा कस्टमर, ऐसा कंज्यूमर जो मार्केट प्राइस के ऊपर भी दे सकता है, खरीद सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और ऐसा प्रोड्यूसर जो मार्केट प्राइस से नीचे भी सप्लाई कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये दो बेसिकली डेफिनेशंस है। अब क्या है ना, इन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पे क्या होता है, हमारा कर्व बनता है। ठीक है जी, क्या कर्व बनता है, इन्हीं के प्रोसेस पे क्या बनता है हमारा, ये बेटा टेक्नोलॉजी है, समझ नहीं आती जल्दी मेरे जैसों को। हाँ, अब क्या है, कहते हो सर ये तो ठीक है, ये पॉइंट है आपका एक्स नॉट पी नॉट, और जो ये प्राइस है इस प्राइस को P1 बोलते हैं। P1 कौन सा प्राइस है, P1 वो प्राइस है जो किसके लिए डिसाइड होता है, सप्लाई कर्व के लिए डिसाइड होता है। व्हेन एक्स इज जीरो, मतलब सप्लाई जीरो, ये पॉइंट P1 है। इससे नीचे अगर गया प्राइस तो कोई भी नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो वो पॉइंट जो है वो प्राइस है, उसको हम लोग P1 बोलते। अब ये 4-5 चीज याद रखना है। जो कर्व, ये वाला कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। तो इसमें ना, जैसे अगर मान लो इसको x के टर्म में लिखोगे तो sx लिखोगे, इसको p के टर्म में लिखोगे तो sp लिखोगे, डिमांड को x के टर्म में लिखोगे तो dx लिखोगे, इसको p के टर्म में लिखोगे तो dp लिखोगे। ठीक है जी। ये इतनी जन्मपत्री मैंने लाइन वाइन खींच दी इस पे, लेकिन अब मैं काम की बात पे आता हूं। जिसको ये लाइन वाइन समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया और भी अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, जो मन का हो तो अच्छा, जो मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये उनके फादर हरवंश राय बच्चन बताते थे। ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। तब सीधा सीधा जुगाड़ सिखाता हूं, क्या करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है। बिजनेस मैथ्स में तो आपका उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला की बात करते हैं जी। क्या, पहले कंज्यूमर सरप्लस के लिए दो फॉर्मूला है जी।
पहला है एक्स नॉट, पहला क्या है हमारे पास, देखो ये ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस है, तो ये एक्स नॉट पॉइंट है, तो एक तरह से ये पूरा इंटीग्रेट होगा, उनमें से रेक्टेंगल माइनस हो जाएगा। तो बस आप ज्यादा दिमाग उमाग मत लगाओ, आप ये dx लिखो, और ये कंज्यूमर सरप्लस ऑलवेज डिमांड वाला है, मतलब ये कस्टमर वाला लाइन है, तो डिमांड का x dx जीरो से लेके कहां तक जाना है आपको, इस पॉइंट तक जाना है, x नॉट तक जाना है, नॉर्मल इंटीग्रेट करना है, माइनस ये एरिया को माइनस करना है। तो अब एरिया और ये ना समझ में आ रहा है तो और भी टेंशन मत, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बनाओ कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है जी। प्रोड्यूसर सरप्लस भी ऐसा ही होगा, अभी एक्स के टर्म में करते हैं, पी के टर्म में बाद में करेंगे। प्रोड्यूसर सरप्लस में भी यही होगा, बस ये पलट लो, क्या एक्स नॉट पी नॉट दोनों ये मार्केट का है, माइनस सप्लाई कर्व डी एक्स, और कहां से करोगे, जीरो से एक्स नॉट कर लो, बस यहां पे डिमांड वाले से एक्स निकाल लेना है, यहां से सप्लाई वाले इक्वेशन से एक्स निकाल रखा है, बस यही करना है आपको। पी का भी टर्म है, तो अभी जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो पी का भी बता दूंगा, ये थोड़ा जगह इसके लिए छोड़ देता हूं पी क्या बताने के लिए, ठीक है जी। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी पहले फटाफट इसमें से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है जी। 6 मार्क्स का करना है, तो ये वो क्वेश्चंस आना ही आना है जिसके हिसाब से करना है। अब फिर मैंने अपनी जन्म पत्री पेपर वाली निकाल ली है, ये समझो, ये मतलब क्या बताऊं, ये बहुत हेल्पफुल है। अब देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। फाइंड द कंज्यूमर, ये आ रखा है जी बीबीए, क्वेश्चन है कब, बीबीए का है पेपर, 2023-24 का पेपर है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट है, 6 मार्क्स का है जी। अब आपसे कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, फाइंड सीएस, कब, व्हेन मार्केट प्राइसेस, लिखा हुआ है जी मार्केट प्राइस, लिख भी देता हूं, मार्केट प्राइस मतलब एक्स नॉट, व्हेन मार्केट प्राइस एक्स नॉट, मार्केट प्राइस है तो पी नॉट होगा बेटा, पी नॉट इज इक्वल टू 4, एंड द डिमांड फंक्शन, एंड डिमांड फंक्शन ऑफ कॉमोडिटी, डिमांड जी दे रखा गया हमारा P इज इक्वल टू 100 माइनस 8x ही है, थोड़ा ये फोटोकॉपी है ना तो दिखने में प्रॉब्लम होती, बस 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखो जी। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कैसा आएगा सॉल्यूशंस, किस टाइप से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो जी कंज्यूमर सरप्लस का एक बार दोबारा से आपके लिए डेफिनेशन खोल देता हूं, क्या है, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेट करना है जीरो से एक्स नॉट पी नॉट, ये दे रखा गया जी, वही करोगे क्या, वी नो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, डिमांड फंक्शन dx कहां से जाना है, जीरो से एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट पी नॉट, ये निकालना है जी, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं। अब सॉल्यूशन में देखो क्या दे रखा गया, गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या दे रखा गया है, गिवन दे रखा गया है P04, एंड डिमांड फंक्शन P जो दे रखा गया वही डिमांड होता है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ P करते हो तो, और P दे रखा गया हमारे पास 100 माइनस 8x। अब अगर चाहे ये डिमांड में दे रखा गया हमारे, अब आपको क्या करना है, इस डिमांड से क्या करना है, ये जो आपका डिमांड है
इस डिमांड से आपको यूज करके इस डिमांड लॉ से यूज करके मार्केट प्राइस दे रखा गया है, मार्केट क्वांटिटी निकालनी है। तो क्या कर लोगे, पुट दिस इन, ये इक्वेशन 1 ले लो जी, इन इक्वेशन 1। तो P के जगह पे 4 रख लोगे तो 100 माइनस 8 इंटू 4 कर लोगे, गलत गलत गलत, 100 माइनस 8 इंटू एक्स निकाल लोगे तो यहां से 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 4, 8x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 12। इनफैक्ट ये x नहीं क्या है, x नॉट है। क्यों नॉट है, बिकॉज अगर प्राइस मार्केट का रखोगे तो आपको क्या होगा, जो क्वांटिटी भी आएगी वो मार्केट की ही आ जाएगी। अब सब रेडी है, मतलब यहां को अप्लाई करो यहां पे, तो 0 से x नॉट आ रखा है 12, dx मतलब ये डिमांड है ना, तो P की वैल्यू अगर x के टर्म में लिख लो, अगर आप dx का मतलब कंफ्यूज हो रहे हो तो dx का एक शॉर्ट मतलब भी लिख लो, वेयर dx इज इक्वल टू P ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ x, और वैसे ही fx मतलब P ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ x, बस। तो अब आप यहां से क्या कर लो, P ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ x आ रखा है ये, तो सीधा सीधा ही लिख लो जी, 100 माइनस 8x इंटू डी एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट पी नॉट, तो वो आपने कैलकुलेट कर रखा है 12 और पी नॉट 8, ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। अब तो क्वेश्चन में दमी नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा, 100 कांस्टेंट है तो 100x, 8 कांस्टेंट है बाहर, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 12 माइनस 96, तो अब वैल्यू रख लोगे 100 इंटू एक्स मतलब 12 माइनस 8 इंटू 12 बाई 2, माइनस 0 वाला तो सारा 0 ही हो जाएगा, ये अब आपके पास सॉल्व आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 1200 माइनस, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कितना है जी, 72 इंटू 8, 6 और 56 और एक 57, तो ये 576 माइनस 96, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा तो ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस में दम ही नहीं होता है, बस आपको तरीका पता है होना है कि कैसे आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालने। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो बीबीए के पेपर में कब आ रखा है, 2022 2022 23 में आ रखा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये तो एक कंज्यूमर का आ गया ना, एक ऐसे ही प्रोड्यूसर्स का भी करा देता हूं, और फिर कंबाइंड कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स वाला एक क्वेश्चन ले लेंगे कि जिससे हम लोग कर सकें। एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिमांड फंक्शन के बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो सप्लाई फंक्शंस पे है। ये कहता है फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस, फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन सप्लाई इज गिवन बाय,
क्या, व्हेन सप्लाई फंक्शन क्या है हमारे पास, सप्लाई फंक्शन दे रखा गया है P इज इक्वल टू 0.4 ई रेस टू पावर 0.2x, थोड़ा घटिया भी ले लिया अलजेब्रा से हटके, 2x है, ई रेस टू पावर 2x दे रखा गया है, व्हेन सप्लाई फंक्शन दे रखा गया है, और क्या दे रखा गया है, व्हेन सेल्स आर, मतलब व्हेन सेल्स आर मतलब मार्केट, सेल्स आर 2000 यूनिट्स, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको करना है। अब देखो जरा सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। दे ही रखा गया है आपको कि सेल्स क्या है हमारा, 2000 यूनिट्स दे रखा गया। अब क्या करोगे, इसका सप्लाई फंक्शन है ये, तो सेल्स आर दिस यूनिट कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला देखो, एक्स नॉट पी नॉट सप्लाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से एक्स नॉट, यही रूल होता है जी। अब जो गिवन है, और क्या गिवन दे रखा गया है, 2000 यूनिट्स मार्केट है, मतलब ये आपका एक्स दे रखा गया हमारा 2000 यूनिट्स, ठीक है जी, एक्स नॉट। तो पी नॉट निकालना है, तो पी नॉट निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहां पे आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी, ये थोड़े से बीकॉम टाइप वाले में थोड़ा ज्यादा ही है, तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.4 ई रेस टू पावर 2 इंटू 2000 है, तो 0.4 ई रेस टू पावर ये 4000 आ जाएगा। तो इस टाइप से ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आती है ऐसे क्वेश्चंस करने में कि टेबल में ना 4000 का वैल्यू नहीं होता है, ई के टेबल में देखोगे, ये बीकॉम वाले में तो देते हैं, डीयू वाले में तो अदरवाइज ये वैल्यू दे देते हैं। तो क्या करो, इनका बेस्ट तरीका क्या है ना, जैसे कॉमर्स में इसको हम बार बार यूज कर लेते हैं कि 1000 को 1 यूनिट कंसीडर कर लो, तो 2000 किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा, बिकॉज मैं यही देख रहा था कि टेबल कहां से कहां तक अवेलेबल है। तो फिर आप एक्स नॉट को आप 2 ही ले लो, एक्स नॉट को 2 ले लोगे, जानबूझ के मैंने थोड़ा सा डिलिबरेटली कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिया है, वैसे तो लॉग वॉग लगा के होता है, अदरवाइज ये टेबल दे देंगे तो ई रेस टू पावर 4 हो जाएगा, और ई रेस टू पावर 4 हो जाएगा तो वैल्यू आप लिख लोगे इसकी वैल्यू ना टेबल में दे रखी गई है 54.60, तो आप इसको लिख लोगे 0.6 इंटू 56.40, और आप इसको सॉल्व वॉल्व करके करोगे तो ये 21.84 यूनिट आ जाएगा। मतलब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अब साइंटिफिक तो अलाउड होता नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सब टेबल फटाफट डालोगे, वैल्यू ई का बना ही होता है, सीधा ही डाल के आ जाते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, पी नॉट आ गया। अब सॉल्यूशंस में कुछ दम ही नहीं बचा, और एस एक्स बता ही दिया है कि ये सप्लाई है, तो ये जो पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है ये एस एक्स है जो दे रखा गया है, तो 0.4 ई रेस टू पावर 2x कर लोगे। तो अब आपको अगर लिमिट निकालना है पी एस, तो एक्स नॉट पता है, अब एक्स नॉट को 2 ही लेना, और जो नेट आंसर आएगा उसको बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो पी एस क्या हो जाएगा, एक्स नॉट क्या दे, एक्स नॉट दे रखा गया है 2, पी नॉट अभी आपने निकाल रखा है 21.84 माइनस 0 से एक्स नॉट 2, 0.4 ई रेस टू पावर 2x dx, और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो जो भी आ जाएगा हमारा 48, 16, 2, 3 और 2 2 4 5 दिस इंटू माइनस ये सॉल्व वॉल्व कर लोगे 0.5 ई रेस टू पावर 2x बाई 2, लिमिट लगा लेना जी 0 से 2, फिर वो वैल्यू टेबल में दिया गया होगा
और ये जो भी आंसर आएगा इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यूनिट को पहले स्ट्रिंग करके छोटा करा था, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी करवा दिया है। अब ये नहीं आएगा तो अगर टेबल अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चंस वो देंगे नहीं। जिस जिस एग्जाम में टेबल अवेलेबल है या साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा उस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को दे पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि किस टाइप से क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिनमें दोनों निकालने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर सरप्लस भी निकालने के लिए कह रहे हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस भी करके निकालने के लिए कह रहे हैं। ऐसा एक क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये हमारा आ रखा है क्वेश्चन, ये बीबीए में आ रखा है, आ तो 8 मार्क्स में रखा है। ये अगेन बीबीए का पेपर है, 2022-23 का पेपर है। जो क्वेश्चन मेरे पास है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये मार्केट जो है आपको निकालना है, ये है 8 मार्क्स का है, इनका ए पार्ट है। ये जो अपने को कैलकुलेट करना है वो क्या करना है? कंज्यूमर सरप्लस करना है और प्रोड्यूसर सरप्लस करना है, दोनों करना है। मतलब आपको निकालना है फाइंड सीएस एंड पीएस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है अंडर प्योर कॉम्पिटिशंस। तो जब ऐसे प्योर कॉम्पिटिशंस होगा ना तो दोनों मैच करा देना। कहां पे? जहां पे डिमांड कर्व है और जहां पे सप्लाई कर्व है, दोनों को इक्वेट करा के आप मैच करा देना, तो आपका वहां से आंसर आ जाएगा जो भी आप निकालना चाहते हो। तो इनमें दे रखा गया है, इनमें फाइंड पीएस एंड सीएस दे रखा गया है और कंडीशन दे रखा गया है, डिमांड फंक्शन दे रखा गया है। मतलब एक ये दे रखा गया है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या दे रखा गया है? x इज इक्वल टू 25/4। अगेन ये फोटोकॉपी है तो थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है। p/8 है एंड सप्लाई फंक्शन दे रखा गया हमारा, एंड सप्लाई फंक्शन दे रखा गया है, p दे रखा गया है, p इज इक्वल टू 5 + x। ये दो दे रखा गया है। अब कह रहे हैं आपसे इसको क्वेश्चंस निकालना है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है फॉर्मूला तो दोनों का पता है, बट इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि दो फंक्शन तो दे रखा गया है लेकिन ये प्राइस वाइज कुछ नहीं दे रखा गया। तो क्या करो, इसको इक्वेट कर लो। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं इसका, तो इसको सॉल्यूशंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ना तो x0 मिस हो रहा है ना p0 मिस हो रहा है। फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? 0 से x0 d ऑफ x dx माइनस x0 p0। और ऐसे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? 0 से प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? x0 p0 माइनस 0 से x0 dx से dx, सप्लाई x sx से dx होता है। ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस होता है और ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? दोनों फंक्शन तो दे रखा गया है लेकिन ना तो x0 दे रखा गया ना p0 दे रखा गया। तो फॉर फाइंडिंग x0 p0 क्या करोगे? सॉल्व डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन को आप सॉल्व करो, किसी को भी सॉल्व कर लो। जैसे मान लो यहां पे x की वैल्यू दे रखी गई है तो x की वैल्यू यहां रख लो। तो x की वैल्यू रखोगे मतलब सॉल्विंग क्या, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 25/4 माइनस p/8 है और दूसरे से x की बात करोगे तो p - 5 है।
तो इनको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे निकाल लोगे 25/4 माइनस पी बाई 8 इज इक्वल टू यहां से p माइनस 5 है। अब ये करोगे 25/4 प्लस 5 इज इक्वल टू p बाई 8, और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 25, तो ये 45/4 इज इक्वल टू p बाई 8 है। कट वट कर लोगे तो p इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। इनफैक्ट ये p नहीं p नॉट है। आया समझ में? मैंने क्या किया, इसको इक्वेट किया। आप चाहो तो p को इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा p नॉट की वैल्यू। तो अगर आपको कहीं से भी p नॉट की वैल्यू निकालनी है तो ये फंडा है जहां से आप इसको रख सकते हो। और एक बार p नॉट रख लिया तो फिर x नॉट भी आ जाएगा। क्यों? x इज इक्वल टू p माइनस 5 है, तो x नॉट निकालोगे तो p नॉट माइनस 5 है, तो p नॉट इज 90 माइनस 5 है, तो x नॉट 85 आ गया। अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है तो यही आंसर है। तो यहां से आप क्या निकाल पा रहे हो, x नॉट भी निकाल पा रहे हो, यहां से p नॉट भी निकाल पा रहे हो। फिर तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। फिर तो अगर आपको CS निकालना है तो 0 से x नॉट, 0 से 45, 85, और dx मतलब डिमांड, p की वैल्यू डिमांड के टर्म में निकालोगे तो कहोगे सर ये तो p निकाला नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत ही कर लेंगे। dx माइनस 85 इंटू 90 वेयर, अब ये क्या दे रखा गया, डिमांड हमारा क्या फंक्शन दे रखा गया। अगर आपको डिमांड फंक्शंस की बात करोगे तो डिमांड फंक्शन का जो टाइप है ये x इज इक्वल टू 25/4 माइनस p बाई 8 है। तो x इज इक्वल टू 25/4 माइनस p बाई 8 है, तो यहां से सॉल्व करो तो p बाई 8 इज इक्वल टू 25/4 माइनस x, तो 25 माइनस 4x/4, ये p बाई 8 है, कट वट जाएगा तो p इज इक्वल टू 50 माइनस 8x, ये dx आ जाएगा। सो इसका मतलब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 माइनस 8x। तो ये वैल्यू आप यहां पे रख पाओगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या सॉल्व होना है, मतलब 0 से 85, और dx क्या है हमारा 50 माइनस 8x इंटू dx माइनस 85 इंटू 90। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई ज्यादा दम है नहीं इसमें। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। ऐसे ही एक पार्ट और रह गया है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो उसमें तो दिक्कत नहीं, अगर आपको पीएस निकालना है, सिमिलरली अगर आप बात कर लोगे पीएस निकालना है, तो पीएस में क्या करना है आपको, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो पीएस का फॉर्मूला है हमारे पास P प्लस 5x है, जो सप्लाई फंक्शन दे रखा गया है। मतलब सप्लाई फंक्शन क्या दे रखा गया है, P इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, P इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, ये सप्लाई फंक्शन दे रखा गया। अब यहां से पीएस का फॉर्मूला होता है एक्स नॉट पी नॉट माइनस सप्लाई ऑफ एक्स से डीएक्स, 0 से एक्स नॉट होता है। तो सब पता है, यहां से x के जगह पे करोगे तो p माइनस 5 हो जाएगा, तो ये एस एक्स आ जाएगा हमारा p माइनस 5। बस फिर क्या है, सब रेडी है। p की वैल्यू ही निकालनी होती है, सॉरी ये तो पहले से निकला हुआ है, तो यही हमारा एस एक्स है, तो इनमें आपको दिक्कत ही नहीं करनी। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 85 इंटू 90 माइनस एस एक्स क्या है हमारा 5 प्लस एक्स से डी एक्स, 0 to 85। कैलकुलेशंस चेक कर लेना आप। तो इस टाइप से आप क्या कर पाते हो,
इस टाइप से आप प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, ये किन के टर्म में निकाला है? ये सारा हमने एक्स एक्स के टर्म में निकाला है, डिमांड के टर्म में निकाला है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं डिमांड में ना निकालूं, अगर मैं एक्स को पी के टर्म में निकाल के करूं तब क्या होगा? तो तब के लिए मैं आपको जगह स्पेस लीव करी थी, उसका लिख देता हूं। ये P1 अगर आपको मान लो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो ये होगा P1 से P जाना है, P0 जाना है, ये S ऑफ P मतलब X की वैल्यू P के टर्म में निकालना है, तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P0 से P D ऑफ P इन टर्म्स ऑफ DP। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस का। कहोगे सर P1 कैसे निकालेंगे? तो कहीं पे अगर आपको P1 निकालना होगा तो X को 0 रख लोगे, मतलब जैसे वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक मिनट में नए वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि सर ये P1 निकालना होगा। जैसे मान लो ये हमारा सप्लाई फंक्शन है, ये तो हमने X के टर्म में किया, लेकिन सर अगर मैं इसको P के टर्म में करना चाहूं, मतलब इसी में करके दिखा देता हूं, प्रोड्यूसर सरप्लस इन टर्म्स ऑफ P करना चाहूं तो थोड़ा इधर ले आता हूं, जगह थोड़ा कम है, तो यहां पे निकालना चाहता हूं ऑल्टरनेटिव फॉर PS। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है P1 से P S ऑफ P, S ऑफ X था ना, उसको P निकाल लोगे। अब कहोगे सर ये P1 कैसे निकलेगा? तो P1 निकालने के लिए गिवन क्या है हमारा? गिवन है हमारा P इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। वहां से तो ठीक है, बट मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला लिखा हूं तो इसका टाइप भी बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। गिवन P है 5 प्लस एक्स, तो फॉर P0 तो निकाल लिया था आपने पहले, हेयर P0 इज 85 90, और फॉर P1 क्या रखोगे? पुट x इज इक्वल टू 0। x 0 रखोगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 प्लस 0 5 आ जाएगी। तो ये हमारा यहां से P की वैल्यू 5 हो जाएगी, P1 की, सॉरी। तो अब आप क्या लिखोगे अगर आपको इसी का ऑल्टरनेटिव निकालना है? अगर आपको ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या है जी? P1 से P0 S ऑफ P DP। P1 आपका 5 निकाल रखा है, P0 90 है, S ऑफ P, जब S ऑफ P की बात करेंगे ना तो यहां को S ऑफ P निकालने के लिए कैसे करोगे? X की वैल्यू P के टर्म में निकाल लो। क्या था हमारे पास? X इज इक्वल टू P प्लस 5 है ना, तो यहां से P निकालोगे तो X माइनस 5 हो जाएगा, तो S ऑफ P आपका क्या हो जाएगा? S माइनस 5। तो सिंगल इंटीग्रेशन कर सकते हो, S माइनस 5 X माइनस 5 में। थोड़ी गलती हो गई, पेज पलटा है तो जल्दीबाजी करने में, तो इसको आराम से करते हैं। एक बार पीछे देखते हैं कि इक्वेशन क्या दे रखा गया। इक्वेशन दे रखा गया है P इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो यहां पे हमारा दे रखा गया है P इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगी? 5 माइनस P, तो ये S ऑफ P हमारा हो जाएगा 5 माइनस P। तो बस अब आप यहां से लिख लो 5 माइनस P DP, और अब इसको सॉल्व कर लोगे 5P P स्क्वायर बाई 2, 5 से 90 आ जाए। ठीक है, तो यही तरीका है कि कभी भी अगर आपको बोले की टर्म में निकालना है तब तो ठीक है, कैलकुलेट करो,
नहीं बोले तो फिर सीएस को नॉर्मल तरीके से ही करो, मतलब उसमें जाओ ही मत, दूसरे वाले फॉर्मेट पे मत जाओ, सीधा सीधा ही आप कैलकुलेट करो, और वही आपका बेस्ट तरीका होता है जहां पे आप कर पाओ। ठीक है, सीधा सीधा मतलब एक्स वाला बेस्ट तरीका होता है जिसमें सबसे कम कंफ्यूजन होती है, और उस टाइप से आप कर पाते हो। तो देखो ये मैंने आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस करा दिया। अब एक तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सीएस पीएस निकालने का, जब पी नॉट दे रखा गया हो तब, जब एक्स नॉट दे रखा गया हो तब, और जब डिमांड कर्व दे रखा गया हो, कोई भी रूल हो तो निकाल लोगे। ये भी जब पी नॉट दे रखा गया हो तब, एक्स नॉट दे रखा गया हो तब, या कोई भी और दे रखा गया हो, सप्लाई कर्व दे रखा गया हो तब। और एक केस आ गया तब जब सी एस एंड पी एस निकालना है, ओनली कर्व्स आर गिवन। तो कर्व्स आर गिवन है तो इक्वेट करके इक्विलिब्रियम निकाल लो। कर्व्स आर गिवन है, उसको इक्वेट करके आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम निकाल करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यही सारा का सारा वर्किंग रूल है, मतलब आपको कहीं भी सॉल्व करना है तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, जो कि मैंने आपको पेपर्स में करके दिखाया है। तो नॉर्मली जो लेटेस्ट ट्रेंड्स कह रहा है कि एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में से। ठीक है जी, अब ना इस साल तो बोलना मत, लेकिन यह है कि एक टाइप है जहां से ये आना ही आना है कहीं भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का। अब एक जो टाइप है वो बता देता हूं, बहुत कम चांसेस है इसके आने का, मगर इस कर्व को, इस टाइप को बोलते हैं लर्निंग कर्व। क्या बोलते हैं इसको, लर्निंग कर्व बोलते हैं। छोटा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आ गया एग्जाम में तो आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज अगर पास्ट की बात करते हो तो इनका कोई ज्यादा मेथड नहीं है। इनमें है हमारा लर्निंग कर्व। इनमें बेसिकली क्या होता है, पास्ट कोई डेटा दे रखा गया होता है लेबर रिक्वायरमेंट की, ठीक है ना, मतलब जैसे उसमें टाइम रिक्वायरमेंट की दे रखी गई है, तो पास्ट डेटा लेबर रिक्वायरमेंट का दे रखा गया है। ठीक है जी, और फिर उनके बेसिस पे आपको फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आएगी उनका आपको डेटा निकालना है, मतलब फ्यूचर में यहां से यहां तक की कैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो इनका कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां से जहां तक जाना है लिमिट लगा के उस डेटा को यूज करके इंटीग्रेट कर देना, बस इतना ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको कराता हूं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा गया है कि लर्निंग कर्व दे रखा गया है, मतलब जैसे एक एग्जांपल से हेल्प कराता हूं ये कि फॉर प्रोड्यूसिंग 35 यूनिट्स, ऐसे दे रखा गया है 35 यूनिट्स के लिए, कहीं पे भी बात करोगे फॉर प्रोड्यूसिंग 35 यूनिट्स लेबर रिक्वायरमेंट दे रखा गया, ठीक है ना। लर्निंग कर्व जो है, मतलब जो कर्व दे रखा गया है वो फंक्शन टाइप का दे रखा गया है आपको। ये फंक्शन दे रखा गया है 1000 x रेज टू पावर -12, इस टाइप का दे रखा गया, 1000 x रेज टू पावर -12 दे रखा गया। ये फॉर प्रोड्यूसर के लिए दे रखा गया है 1000 x रेज टू पावर -12, मतलब ये है, सीख चुके हो या ये डेटा हमें पता है। अब कहता है जी एडिशनल 25 यूनिट्स के लिए हमें कितने लेबर डेज की और रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये डायरेक्ट लेबर का रिक्वायरमेंट है। ये एफएक्स क्या है, डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन कहता है फॉर एक्स्ट्रा 25 लेबर्स, फॉर एक्स्ट्रा 25 यूनिट्स लेबर रिक्वायरमेंट बताओ। अब इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे कंज्यूमर बताना है। इनका सॉल्यूशन देखो, ये 35 तक का दे रखा गया था, तो एफ एक्स ले लो, डीएक्स ले लो, और जहां से जहां का निकालना है, मतलब देखो 35 तक का आपको पता है और 25 और ऊपर जाना है, तो ऊपर 25 जाना है एक्स्ट्रा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 25 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 35 + 25,
तो बस आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लो 35 से 60, fx दे रखा गया है 1000, x रेज टू पावर माइनस हाफ dx। अब इसको इंटीग्रेट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली लिमिट लगा लो, ये x रेज टू पावर हाफ हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ, और ये लेबर रिक्वायरमेंट अप्लाई कर दो 35 से 60, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास लर्निंग कर्व का एग्जांपल्स होता है, इस टाइप का ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो देखो आज मैंने कोशिश करी है पूरे एक वन शॉट में सारे के सारे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को कवर करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने का। बट मैं एक दो चीज इसके साथ एड ऑन करना चाहता हूं कि आप हर एक टाइप के एमसी से सी के थोड़े क्वेश्चंस और जो भी बुक आपके पास है उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका मतलब और क्लियर हो जाएगा और जो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो खत्म हो जाएगा। और मेरे को पूरा यकीन है कि अगर आपने पहला एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वन शॉट और इसका मतलब इंटीग्रल्स वन शॉट और इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वन शॉट का करोगे तो कोई टॉपिक मिस नहीं होगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो भी, जैसे पिछले बार ये 24 मार्क्स का आया था, इस बार पता नहीं कितने मार्क्स का, अगर सेम वेटेज फॉलो करेंगे तो 24 का ही आएगा। बीबीए की बात कर रहा हूं मैं। तो इस टाइप से आप पूरा का पूरा ढंग से कर पाओगे। बट एक ही रिक्वेस्ट है, सजेशंस है कि थोड़े बहुत ना और क्वेश्चंस ऐसे जो आपके बुक में एग्जांपल्स हैं जिसको आप वेरीफाई कर सको, या कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स का है तो उनके थोड़े से क्वेश्चन और कर लोगे तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। और अगर बीबीए जीजीएस आईपीयू की बात करते हो तो 4th यूनिट का जो ये 2 पार्ट इंटीग्रेशंस का है वो इसमें आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं।